हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री को देखते हुए आज आपको मैं रासायनिक बल गतिकी चैप्टर नंबर 3 का यहां पर रिवीजन लेकर के आया हूं। ये वीडियो आपके लिए है और इसके अंदर आप लोग सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है, टॉपिक्स हैं या कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके एग्जाम में जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर आज करने वाले कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, देखो अब ये चैप्टर है आपका, ये जो आपका चैप्टर वो स्टार्ट होता है कहां बताओ। ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया वेग से। देखो क्या होता है, तो आपको यहां पर पहले क्या सीखना है, आपको सीखना है अभिक्रिया वेग क्या होता है। मान लो कि एक कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, उससे क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, यानी कि एक हमारे पास क्या बताओ अभिक्रियक या फिर आप कह सकते हो अभिकर्मक है, और इससे आपका ही बन रहा है उत्पाद। क्या बन रहा है, उत्पाद। तो जिस प्रकार से ना हम लोग किसी भी चीज का वेग निकालते हैं, मान लो आप किसी बाइक से जा रहे हो, है ना, बाइक से आप जा रहे हो तो क्या होता है, आप उसका क्या निकालते हो, गति निकालते हो, है ना, औसत या फिर एवरेज गति, यानी कि उसका वेग बोलते हो, वेग। इसी प्रकार से जो रिएक्शंस होती है ना, हम इसका भी वेग निकालते हैं कि कोई रिएक्शन कितने स्पीड से चल रहा है, मतलब कितने समय में एंड हो जाएगा, कितने टाइम के अंदर वो पूर्ण होने में समय लेगा। तो वेग हम लोग जो लिखेंगे, आपको सिंपली याद रखना है कि अभिक्रिया वेग जो होता है, अभिक्रिया वेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन किसकी, या तो रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की। ठीक है, अभिक्रियक अथवा अभिक्रियक, क्रियक है ना, अभिक्रियक या फिर आप कह सकते हो उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, सांद्रता में परिवर्तन है कि नहीं भाई, परिवर्तन। और बटे में क्या होता है, समय। ठीक है, क्या लिया गया समय, ये होता है सूत्र। ठीक है ना, लिया गया समय, लिया गया समय। ठीक है, आप इसे क्या बोलते हो, अभिक्रिया वेग। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई ए है और प्लस बी है, ये मिल करके क्या कर रहा है, सी बना रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां जो ए है और जो बी है, ठीक है, इन दोनों की सांद्रता होगी अपनी अपनी। तो अगर आप यहां पर इसका वेग लिखोगे तो क्या होगा, ए की सांद्रता डेल्टा ए यहां पर मैं लिख दूंगा, ठीक है, बटे में क्या होगा, डेल्टा टी। ठीक है, अब जो इसकी दर होगी वही दर बी की होगी, तो आप इसको क्या लिखोगे, डेल्टा बी बटे में डेल्टा टी। ठीक है भाई, और यही क्या हम क्या लिखेंगे, डेल्टा सी में लिखेंगे। ठीक है ना, अपॉन डेल्टा टी। ये क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, हमको यहाँ पे एक चीज और ये ध्यान रखना है कि भाई क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हम आपको फटाफट से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वेग क्या होता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम रिएक्टेंट का वेग लिखते हैं तो इसमें क्या लगाते हैं, माइनस। क्या लगाते हैं, माइनस। और जब उत्पाद का यानी कि प्रोडक्ट का जब हम लोग लिखते हैं वेग, तो उसमें हम लोग माइनस चिन्ह नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, देखो क्योंकि ये नेगेटिव चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि समय के साथ जो है वो अभिकर्मक की सांद्रता में कमी हो रही है, यानी कि ह्रास हो रहा है। ऐसे ही बी है, बी भी तो रिएक्टेंट है, तो जो बी आपका रिएक्टेंट है उसकी भी जो सांद्रता है उसमें समय के साथ क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो हम लोग इसमें भी क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये कम हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास उत्पाद है सी, उसके आगे हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में लगातार क्या होता है, वृद्धि होता है। कैसे, देखो मान लो एक ए है, एक बी है, अभी मान लो टाइम t1 = 0 है, मतलब अभी आपका जो रिएक्शन है वो टाइम t पर स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम t बराबर 0 पर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसकी मान लो सांद्रता हो गई हमारी क्या, सी हो गई। ठीक है, अब क्योंकि भाई स्टार्ट नहीं हुआ रिएक्शन, तो अभी इसमें उत्पाद क्या होगा, नहीं बना होगा, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 0। अब मान लो टाइम t2 हो गया, कुछ समय बीत गया, मान लो 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड के बाद में ये रिएक्शन क्या हो गई, शुरू हो गई। शुरू होने के बाद में मान लो कि हमारा ये क्या हुआ, बी, बी जो हमारा है पहले था कितना, 0 था, अब हो गया मान लो C1 हो गया। तो यहां कितना बचा होगा, जितना बन गया उसे माइनस करना पड़ेगा, किसमें, सी में से, तो C माइनस C1 बचेगा। अब ये जो सांद्रता है C माइनस C1 कम होगा किससे, C से। तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं ना भाई, अंतर निकालने के लिए। तो अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, कहां से, अंतिम में से प्रारंभ को। तो नेगेटिव में आएगा, तो उस नेगेटिव को पोषित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं ना।
मान लो यहाँ पर था कितना 4, ये कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। कभी भी वेग जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, माइनस, ठीक है ना। और यहां हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है ना, ये नेगेटिव में आता है, उस नेगेटिव को मैंने क्या करा, पॉजिटिव माइनस को लगा करके। तो ये -3 इस बात का प्रतीक है कि रिएक्शन के साथ, समय के साथ क्या हो रहा है, अभिकर्मक की सांद्रता में लगातार ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है, ये जो सी है ना, ये सी जो है उत्पाद है, तो उसकी सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको और ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो किसी रिएक्शन के अंदर, किसी रिएक्शन मान लो कि ए है, यहाँ पर एन हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, मान लो N1 हो गया, और यहाँ पर N2 हो गया, और B हो गया, और ये क्या बना रहा है, N3C प्लस N4D बना रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या है, N1 N2 N3 N4, ये क्या है, ये होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ठीक है ना। अब इनसे भी भाग करना पड़ता है, इसमें तो कुछ था नहीं ऐसा, है ना भाई, ए था, कहाँ गया, देखो इसमें था क्या बताओ, इसमें ए से बी बन रहा था, है ना, ए से बी बन रहा था, उसमें कोई क्या नहीं था, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक था नहीं, इसमें है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो, और आपसे अगर इसके लिए बोल दिया जाए कि बताओ इसका वेग क्या होगा, तो हम इसके वेग को जब लिखेंगे, वेग को, तो हम लोग क्या लिखे बताओ, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। मतलब ए की सांद्रता में परिवर्तन बटे कितना, डेल्टा टी, और यह क्या होगा माइनस, और ये जो N1 है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, इससे आपको इसे भाग करना है, इससे आपको भाग करना है, ठीक है। ऐसे ही क्या लिखेगा, बी का लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी अपॉन कितना लिखोगे, N2, ठीक है भाई, और यहां पर माइनस इक्वल टू, फिर से डेल्टा सी अपॉन N3 और डेल्टा टी, क्या आप यहां पे लगाओगे माइनस, नहीं, उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद में माइनस नहीं लगाते क्योंकि यहां पर वृद्धि हो रहा है इसमें सांद्रता में, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, देखो डेल्टा डी अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी अपॉन यहां पर N4, ठीक है भाई। अगर हम लोग आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाएं तो आपको एक टॉपिक और भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे, आप रिवीजन करो, इस प्रकार से वेग लिख के ना शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है, तुम्हें फायदा होगा इसको रिवीजन में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल की हेल्प से लिख करके दिखाऊं, क्या लिख करके दिखाऊं भाई, वेग, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है ना, मान लो H2 है प्लस N2 है, क्या बना रहा है ये बनाता है हमेशा अमोनिया। अब अगर मैं इसको कर लूं बैलेंस, ठीक है भाई, क्या कर लूं मैं इसको, मैं इसे क्या कर लूं बैलेंस, ठीक है ना, तो बैलेंस ये हो गया आपका एक रिएक्शन। हमसे बोलेगा कि इस रिएक्शन के लिए वेग लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ, वेग लिख के दिखाओ, तो मैं वेग में क्या लिखूंगा बताओ, वेग बराबर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, कि डेल्टा H2, मतलब H2 की सांद्रता अपॉन क्या लिखूंगा, डेल्टा टी, बटे में भाग किससे दूंगा बताओ, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से। यहां पर 3 है वो लिख दिया मैंने, यहां लगाओगे माइनस, ठीक है, आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो डेल्टा N2 की सांद्रता, अब N2 गैस है तो यहां पर क्या इसका दाब होगा, ठीक है ना, तो अगर दाब होगा तब गैस होगा तो दाब लगाओगे। अब यहां पर गैस है ना, तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे बताओ, डेल्टा पी लगा देंगे, ठीक है ना, दाब में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी, और यहां पर क्या 3 लगा देंगे, ठीक है ना, प्लस और इक्वल टू माइनस डेल्टा क्या पी किसका, ये होगा H2 का, और यहां पर P किसका, N2 का, ठीक है ना, अपॉन क्या आएगा डेल्टा T, और यहां पर कितना, यहां कुछ नहीं है भाई, यहां कुछ नहीं है तो छोड़ दो ऐसे ही, इक्वल टू, अब देखो ये भी गैस होता है ना, ये भी गैस होता है, तो डेल्टा PNH3 यानी कि अमोनिया अपॉन क्या हो गया, देखो यहां पर डेल्टा T, ठीक है भाई, यहां पर 2 से भाग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए अभिक्रिया वेग, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता है क्या इसकी सांद्रता, सॉरी इकाई, क्या होती है इसकी बताओ, इकाई, अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है। देखो अभी आपने क्या देखा कि वेग इक्वल टू क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, है ना भाई, और अपॉन में क्या था, समय, समयांतराल, क्या था, समयांतराल, ठीक है भाई। अब देखो, आप ध्यान से देखना कि जो मेरे पास में कौन है, सांद्रता है, उसकी इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, क्या होती है, मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, यानी कि आप इसको सिंपली कैपिटल एम भी लिखते हो, सांद्रता कितनी होती है, मोलरता, बटन क्या आएगा बताओ, समय, समय क्या होता है, सेकंड। तो वेग का जो बनेगा, क्या वेग की जो बनेगी इकाई बनेगी, वो क्या मिलेगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है ना, और हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख पाएंगे एम पर सेकंड, ठीक है ना भाई, मोलर पर सेकंड भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना,
ये हमारा होता है अभिक्रिया वेग, ठीक है। अब यहां पर हम लोग हर जगह जो यूज कर रहे थे वो हम लोग डेल्टा कर रहे थे ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में जो परिवर्तन हुआ होगा उसे आप कैसे निकालोगे? हम उसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या बोलते हैं बताओ? हम उसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? देखो मान लो पास में ए है और ए से आपका मान लो पी बन रहा है उत्पाद, और वेग मेरे पास हो गया मान लो यहाँ पर क्या, डेल्टा ए माइनस अपॉन में यहाँ पर मान लो n1 है, ठीक है, और यहाँ पर n2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा n1 आ गया और डेल्टा टी हो गया, है ना। अब हम ये चाहते हैं कि डेल्टा टी जो है वो जीरो हो जाए, मतलब लगभग जीरो, मतलब जो तापमान का जो परिवर्तन है वो लगभग 10:0 जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही कम टाइम में क्या होगा, ये जो हमारा वेग हो जाएगा, वेग ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, डी टी अपॉन n1, ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या है माइनस। हम इसे बोलते हैं अब, यानी कि डिफरेंशियल रूप बोलते हैं ना, डिफरेंशिएशन इसको हम लोग रूप बोलते हैं, अवकलित रूप, ठीक है ना, ये बोलते हैं इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है ना, हम इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। ये क्या होता है, डेल्टा से हम लोगों ने यहाँ पर डी बना दिया, डी मतलब बहुत ही कम टाइम, यहाँ पर डी टी, ठीक है ना, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं क्या, किसी एक इंस्टेंट समय पे, यानी एक मतलब कि निश्चित टाइम पर, फिक्स टाइम पर, है ना, हम लोग जो निकालते हैं वेग किसी भी रिएक्शन की, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, यानी किसी निश्चित क्षण पर वास्तविक वेग को जो हम लोग ज्ञात करते हैं, आप लोग इसमें लिख सकते हो क्या, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया की वास्तविक वेग, कौन सा वेग बताओ, वास्तविक वेग को क्या बोलते हैं, वास्तविक वेग को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, वास्तविक वेग को हम लोग बोलते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग, ठीक है ना। ये रहा तात्क्षणिक, खतरनाक सा है, तात्क्षणिक वेग, ठीक है भाई, तात्क्षणिक लिखा है, तात्क्षणिक लिखा हुआ है, ठीक है ना, ताक नहीं तात्क्षणिक वे हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको इससे करते हैं रिप्रेजेंट, किससे, डी ए अपॉन डी, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं यहां पर ये लिख दूं, क्या लिख दूं बताओ, अगर मैं लिखूंगा किसका, उत्पाद का, तो डी ए अपॉन मतलब क्या लिखूंगा, डी टी लिखूंगा अपॉन n2, ठीक है। इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को ना एक नंबर का आपको पेपर में दे सकता है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी में एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है, उसे हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। देखो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या होगा भाई, आओ देखो, इसमें एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड जो तुम्हें अवश्य करना चाहिए, ठीक है भाई। आपको मैंने इकाई तो समझा ही दिया है ना, कहां गया वो क्वेश्चन भाई सब, ये है वो क्वेश्चन, सांद्रता तो ना इसमें देखो ये दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3.2 था, ये 3.2 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल जो है ना आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूं, ठीक है ना, फिर मत कहना कि कैसे करना है, ठीक है भाई। देखो आ जाओ क्वेश्चन देखो फटाफट से, देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यार क्या चल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई हमारे पास क्या है, देखो 318 केल्विन पर N2O2 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। देखो प्रारंभ में जो थी सांद्रता कितनी है बताओ, 2.33 मोल पर लीटर, और 184 मिनट के बाद घटकर कितनी रह गई, इतनी रह गई। तो यह अभिक्रिया समीकरण के अनुसार ये होता है। देखो 2 दिया इसने मेरे को, N2O5 दिया है कि नहीं, गैसेस फॉर्म में ये, और क्या बना बताओ 4NO2 बन गया और साथ में O2 बन गया, ठीक है ना, ये भी गैस और ये भी क्या बताओ गैस है। और हमसे क्या बोलता है, हमको दिया क्या इसने बताओ, सांद्रता दिया इसने, है ना। तो देखो अगर मैं इसका वेग लिखूंगा, वेग बताओ, वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या डेल्टा N2O5 है कि नहीं भाई, अपॉन क्या लिखूं बताओ 2 और डेल्टा टी, ये तो लिखूंगा इसको मैं। अब देखो ये हमारा क्या हो गया बताओ, अभिकर्मक का वेग। अब यहां पर क्या होगा, डेल्टा
NO2 है ना भाई, सांद्रता बटे में क्या आएगा बताओ, 4 और डेल्टा T, यहां पर क्या आएगा ऐसे ही डेल्टा O2 बटे क्या आएगा बताओ, डेल्टा T। ठीक है, यहां पर क्या पूरा बैलेंस, ठीक है ना। अब हमसे बोलता है कि इस रिएक्शन के लिए औसत वेग की क्या करना है, घंटों में करनी है गणना, घंटों में, मिनटों में और सेकंडों में। तो मैं मिनटों में करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मिनटों में दिया हुआ है। अगर घंटों में आपको ज्ञात करना है तो इस टाइम को जो है ना कितना बताओ, 184 मिनट है, तो हम उसे घंटों में चेंज कर लेंगे ना, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है भाई। और अगर सेकंडों में करना है चेंज तो आप हमें 60 से गुना करके सेकंड में चेंज करो, फिर यूज करो, ठीक है। देखो तो हमको इसमें वेग दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले इसका वेग निकालते हैं, बताओ वेग, देखो वेग निकालते हैं वेग। अब हमसे बोलता है किसकी भाई, N2O5 यानी कि इसकी ये क्या है, सांद्रता है। अंतिम मतलब कितनी, अंतिम कितना, अंतिम में 0.28 है कि नहीं, और माइनस 2.08 है अंतिम सांद्रता, और पहले थी कितनी बताओ, 2.33, और इसके बाहर क्या लगाओगे आप, माइनस क्या लगाओगे बताओ, इसके बाहर हम लोग लेंगे माइनस, ठीक है। देखो अब टाइम कितना बताओ, 184 मिनट में घटकर इतना रह गई, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या यहां पर लिखोगे डेल्टा T मतलब 184 आप लिखो, ठीक है भाई। दिक्कत तो नहीं इसमें, इतना टाइम लिया उसने, है ना, जो टाइम लिया उसने ये समय अंतराल, ठीक है। अब देखो कितना बचा, 2.33 हो गया, माइनस करो कितना, 2.08 कर दो, तो कितना बचा बताओ, 8 13 में से 5 बच गया, 33 है ना, 2 5 बच गया, 0.25 क्या बचा बताओ, 0.25। ये आता तो नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया नेगेटिव से, ये बन गया पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ गया 1.25 अपॉन 144, ठीक है भाई। हाँ इंटू टू, अब देखो बटे में भी तो है, तो इंटू में क्या करना पड़ेगा 2, है ना भाई। अब यहां तुम्हें इंटू में 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन में 2 जाएगा नीचे, ठीक है ना, इंटू में नहीं, 1/2 में, ठीक है। तो इसमें कुछ, अब हमें इसको करना है सॉल्व। तो आप जब इसको 0 पॉइंट देखो यहां पर ना, अगर मैं इसको करूंगा 2 5 और बटे में कितना जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 3, ठीक है। 0.25 बटे कितना आएगा, 368, ठीक है। इसको आप लोग भाग खुद से कर पाओगे, ठीक है ना। ये अभिक्रिया का वेग है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ना वेग निकाल पाओगे। हमसे कह रहा है ये NO2 का बताओ क्या होगा दर, क्या आपको इसका निकालना है, आपको इसका याद करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वेग के इक्वल में ये है ना, इसके बराबर कर देंगे, इसके हम लोग इक्वल देखो ऐसे रख देंगे। अगर हमको NO2 का निकालना है तो डेल्टा NO2 अपॉन क्या आएगा बताओ, 4 और डेल्टा T क्या आएगा बताओ, यहां पर आएगा बस में यार क्या हो रहा है, 4 और डेल्टा T इसको टू ये कर दो इक्वल, 0.25 हो गया, बटे में कितना है 368, ठीक है। आपको इसका वेग निकालना है ना। तो यहां पर क्या आएगा देखो, NO2 अपॉन डेल्टा T इसको 4 यहां पर आ गया, तो 4 की गुना करेंगे 0.25 में, बटे में कितना आएगा 368, कितना आएगा 368, 25 टोके बताओ कितना होता है 100, यानी 1 आ जाएगा। तो 1 बटे कितना आएगा 368, 1 बटे 368 आएगा, मतलब उसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी जो इकाई हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट। क्यों आएगा प्रति मिनट, क्योंकि मिनट में था, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको सेकंड में निकाल पाओगे ना, मिनट को सेकंड में चेंज करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग अगर हमसे बोलता N2 की बताओ सांद्रता क्या है, सॉरी O2 की क्या है, तो हम O2 निकालते ना, ऐसे हम लोग वेग निकालते, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते आगे। अब जो मेरे पास टॉपिक है इसके अंदर अगला, वह अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। देखो कारक जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, तापमान है, ठीक है। अभिक्रिया वेग को प्रभावित कौन कौन करते हैं, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये तो मैं लिख तो रहा है ना पहले से ही, कौन कौन से बताओ। पहला हमारे पास आ गया उत्प्रेरक, क्या हो गया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो होता है वो रिएक्शन की रेट को यानी कि वेग को कम कर सकता है और अधिक कर सकता है, ठीक है ना, घटा बढ़ा सकता है, ये डिपेंड करता है किस प्रकार का आपने उसमें लिया है उत्प्रेरक, ठीक है। सांद्रता क्या होता है, सांद्रता, ये भी क्या है, ये सब कारक हैं। सांद्रता कम अधिक होने पर अभिक्रिया के वेग क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। थर्ड 2 हो गया तापमान, क्या हो गया बताओ, तापमान, ठीक है ना। प्रत्येक 10 डिग्री तापमान को इंक्रीज करने पर
अभिक्रिया का वेग दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चौथा बताओ, अभिक्रिया का तापमान के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की भौतिक अवस्था कैसी है, ठीक है ना। तो वो भी करती है इसको प्रभावित, अभिक्रिया की भौतिक अवस्थाएं, अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। भौतिक अवस्था, कोई दिक्कत तो नहीं, भौतिक अवस्था, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास कुछ ऐसे हैं फैक्टर जो प्रभावित करते हैं किसको? अभिक्रिया वेग को, ठीक है। अब हम लोग चलते आगे, देखो तुम्हें फटाफट से ना खत्म करना है। अब आता क्या बताओ, वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक। देखो भाई, वेग व्यंजक एक्चुअली होता क्या है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये तुमसे बोलेगा कि एक रिएक्शन है ए, ठीक है ना, प्लस बी, ठीक है, ए, हाँ ए प्लस बी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, आर बना रहा है, आर से क्या से तो सी, ठीक है। ये कौन है बताओ? ये है रिएक्टेंट, यानी कि अभिक्रिया। क्या है ये? अभिक्रियक है ये। और ये क्या बताओ? उत्पाद। अब देखो मैं आपको फटाफट समझा रहा हूं, यहां से वेग नियम भी निकल के आएगा, ठीक है ना। वेग व्यंजक एक्चुअली होता क्या है, हम इसको बोलते हैं क्या? रेट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बताओ? अंग्रेजी में बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। खैर अंग्रेजी से आपको मतलब क्या है, ये एक्चुअली होता है क्या, देखो किसी भी रिएक्शन जो कि ए प्लस बी से सी बना रहा है, ए बी क्या है इसमें? रिएक्टेंट है, उस चीज में क्या बताओ? उत्पाद है। तो इसका जो वेग होता है, वेग बराबर हमेशा कहा गया है, वेग व्यंजक कह लो, है ना, वो समानुपाती होता है किसके? ए के सांद्रता की पावर एक्स और बी की सांद्रता पावर वाई, ठीक है भाई। देखो ए और बी ही क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें आप उत्पाद नहीं लोगे, क्या लोगे? ओनली अभिक्रियक लोगे, ठीक है, उसकी सांद्रता, ठीक है। हम लोग यहां पर जैसे ही इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं? के। क्या लिखते हैं बताओ? अब के क्या है? वेग स्थिरांक, जो इसमें आगे, ठीक है ना, वेग स्थिरांक, ठीक है। तो क्या बराबर क्या है? वेग स्थिरांक। ए यहां पर क्या है? ए की सांद्रता, और एक्स यहां पर क्या है? एक्स यहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है। हो सकता है कि यहां पर ए और बी के साथ जो होता है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, वो भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्स और वाई कोई संख्या हो सकती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकालते हैं, प्रायोगिक रूप से हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना। ये आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो वेग इक्वल टू क्या होगा? तो वेग इक्वल टू हो गया के ए, और यहां पर क्या आ गया? बी की सांद्रता, है ना, इसकी पावर एक्स और वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर ये जो के होता है, हम इसे बोलते हैं क्या बताओ? हम इसे बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, हम इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट अंग्रेजी में, ठीक है ना। हम इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन के लिए ए बी से बराबर सी बन रहा है, कोई एक अलग उत्पाद बन रहा है, तो आप उसके लिए हमेशा वेग इक्वल टू क्या लिखोगे? के। ए क्या है? सांद्रता किसकी? रिएक्टेंट की, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। इसी को हम लोग बोलते हैं वेग व्यंजक। क्या बोलते हैं? तो आप इसको ना वेग व्यंजक भी बोल सकते हो कि वेग व्यंजक, रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से, फटाफट से नोट्स बनाओ, शॉर्ट्स हो गया कॉपी। देखो भाई अब सुनो, देखो इसमें क्या आता है, इसमें हमारे पास एक चीज और आ जाता है, क्या भाई, कि हमारे पास जो वेग व्यंजक होता है, इसी को हम लोग वेग नियम भी कहते हैं, वेग नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वेग व्यंजक को ही क्या बोलते हैं बताओ? वेग नियम। क्या बोलते हैं? वेग नियम। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि रेट लॉ, क्या बोला मैंने? रेट लॉ, या फिर आप कह सकते हो वेग नियम होता क्या है, तो आप इसके लिए इसकी परिभाषा लिख पाओगे, ठीक है ना। अवकल, वेग संकेत और वेग नियम, ठीक है ना। देखो तो पहले मैं बात करूंगा किसकी? वेग नियम की। तो वेग नियम देखो क्या होता है? वेग नियम, अगर हमसे कहा जाए कि वेग नियम होता क्या है, तो बताओ। तो वेग नियम क्या होता है? सुनो, अभिक्रियकों की मोलर सांद्रता की घात एक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, कोई घात लगाकर व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। यानी वेग नियम को वेग व्यंजक में अभिक्रियकों की मोलर सांद्रता
पर कोई घात लगाकर व्यक्त करना, क्या करना, व्यक्त करना वेग नियम कहलाता है। वेग नियम क्या होता है, वेग नियम कहलाता है, वेग नियम कहलाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेग नियम क्या होता है, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, वेग नियम। अब देखो, अब इसके बाद में क्या बताओ, अवकल वेग समीकरण, ये क्या होता है, देखो आपने अभी क्या लिखा बताओ, वेग व्यंजक, है ना भाई, वेग व्यंजक लिखा आपने, क्या लिखा बताओ, के, ये था क्या, वेग स्थिरांक था, ए की पावर था कितना x और बी की पावर था कितना बताओ y। तो इस वेग व्यंजक को जब आपने लिखा तो आपने ये किसकी लिखी, सांद्रता किसकी लिखी बताओ, सांद्रता की घात x y लगाया। अभी जो x y होता है ना, वो जो रिएक्शन हमारा a और b है, मान लो इसमें a और b क्या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, तो x y हमारा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक a b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, मतलब होगा भी नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं कह रहा हूं ये जो वेग व्यंजक आपने लिखा, इसमें जो सांद्रता है वो किसकी है, अभिकर्मक की, किसकी बताओ, ये अभिकर्मक की है, यानी कि अभिकर्मक की जो सांद्रता है ये आपको यहां पे लिखना है ना, इसीलिए हम लोग इसको R बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, तो dr/dt लिख दो उसको, क्या लिख दो भाई, dt को हम लोग क्या बताओ डिफरेंशिएट कर दिया, तात्क्षणिक वेग, याद आया पीछे तात्क्षणिक वेग, तो मैं इसको क्योंकि रिएक्टेंट की वेग है तो R लिख दिया मैंने, अभी कर्मक का वेग है तो R लिख दिया मैंने, तो dr/dt हो गया k, a की पावर कितना x और b की पावर कितना y, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकल वेग समीकरण, क्या बोलते हैं बताओ, अवकल वेग समीकरण। कोई दिक्कत किसी को, इससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड आएगा और कहीं से नहीं आएगा, मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवा रहा हूं, देखना, ठीक है भाई, हो गया इतना खत्म। क्या था बताओ, अवकल वेग समीकरण, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाने का प्रयास करना चाहूं और तो मैं आपसे अगर ये कह दूं कि भाई, मैं आपसे क्या बोलूं, ये बोल दूं कि मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, क्या बताओ, एक रिएक्शन है मान लो N2, ठीक है ना, N2 क्या लिख दिया बताओ, देखो N2O5 था, है ना, क्या बना बताओ, NO2 बना प्लस O2 बन गया, है ना। अब इसे बैलेंस कर लो, यहाँ कितना है 2, या 2 लगा दो, है ना, O कितना हो गया, 2 3 4 तो 6 हो गया, यहाँ 5 ही है ना, तो यहाँ पर 1/2 लगा दो, ठीक है, 2 से गुना करो, 2 यहाँ, ठीक है, यहाँ कितना आएगा, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1/2 हटा देंगे। ये हमारे पास मान लो एक रिएक्शन है, ये क्या हमारे पास मान लो ये मेरे पास एक रिएक्शन है, हमसे बोला इसके लिए क्या लिखो, उपरोक्त क्वेश्चन ये है, उपरोक्त समीकरण के लिए अवकल वेग, क्या बोला मैंने, अवकल वेग समीकरण लिखो, क्या लिखो, अवकल वेग समीकरण लिखो। तो अब क्या लिखोगे भाई, आप क्या लिखोगे बताओ, आप इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे dr/dt, क्या लिखोगे बताओ, सांद्रता किसकी, N2O5, यहां के जरूर लगाना, पावर x और फिर बस खत्म, और इसमें कुछ है नहीं, इसमें ओनली x ही आएगा, ठीक है ना, इसमें क्योंकि एक ही स्पीशीज है अभिकर्मक के रूप में, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, तो अवकल वेग इक्वेशन आप कैसे लिखोगे मैंने आपको समझाया, ठीक है भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या बताओ, अभिक्रिया की कोटि, बहुत बढ़िया। देखो अभी आपने क्या लिखा बताओ, अभी आपने लिखा dr/dt अवकल वेग समीकरण, यहां पर a था, यहां पर x, यहां पर b था, यहां पर क्या था y, ठीक है। तो ये जो कोई घात है x y, कुछ हो सकता है, x y का मान केवल प्रायोगिक रूप से ही ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं, ठीक है भाई। केवल यहां से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, किससे बताओ, प्रायोगिक रूप से, एक्सपेरिमेंटली आप केवल फाइंड आउट कर सकते हो और किसी भी प्रकार से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। देखो अब मैंने कहा कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि का सूत्र होता है भैया, ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि का सूत्र पेपर में आता है क्वेश्चन, यहां से क्या होता है, x + y, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ठीक है।
इससे हम लोग क्या निकल पाएंगे, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अब सुनो मेरी बात एक, देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, ठीक है ना, जो आपको करना चाहिए। देखो हमसे क्या बोला, ये क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का आएगा, ठीक है ना, या फिर 1 नंबर का आएगा, या फिर 2 नंबर का आएगा। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस में, तुम्हें करना आना चाहिए। दो हमसे क्या, ये छोटा हो गया यार, देखो कह रहा है हमसे, मेरे से क्या बोल रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग तुमको दिया हुआ है। मेरे पास वेग बराबर के है, ए की पावर कितनी बताओ, 1/2, बी की पावर कितनी है, 3/2। हमसे बोला कोटि बताओ, क्या बताओ, कोटि बताओ। कोटि कैसे बताओगे, x + y, x कौन है बताओ, 1/2, y कितना है 3/2, कितना आएगा 4/2, कितना होगा 2। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है, वेग देखो हमको दिया हुआ है, वेग बताओ कितना है, वेग मेरे पास में है क्या हुआ के, ए की पावर कितना है 3/2 और बी की पावर कितनी है -1। तो बताओ 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 कोटि कितनी होगी, कोटि बराबर हो जाएगी 3/2 प्लस -1। ठीक है, हम इसको अगर करेंगे हल कितना आएगा 2, 1/2 अर्ध कोटि। ठीक है भाई, आप आगे इसमें, अब बढ़ते आ जाओ आगे। देखो अगला टॉपिक क्या होता है उसमें, वेग स्थिरांक की इकाई, बहुत इंपोर्टेंट है भाई सब। वेग स्थिरांक की इकाई हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, देखो सुनो ध्यान से, पेपर को आता है हमारे पास कोटि एक होती, अगर प्रथम कोटि है, कोटि शून्य भी हो सकता है, ध्यान रखना, शून्य कोटि हो सकता है, प्रथम कोटि हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन कभी बट्टे में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, 1/2 कभी कोटि नहीं हो सकती, ठीक है ना। हाँ अलग अलग स्पीसीज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोटि कभी 0 मतलब कि बटे में नहीं होगा, मतलब डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है ना। 0 तो हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है। तो अभिक्रिया के अंदर वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालोगे, देखो वेग स्थिरांक किसकी मैंने कहा बताओ, वेग स्थिरांक की क्या चीज, इकाई। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास है ए से क्या बन रहा है बी, ठीक है ना, कोटि हमको नहीं पता इसकी, है ना, x + y कोटि मान लो हमारे पास क्या है n कोटि हो गई, क्या हो गई कोटि n हो गई, ठीक है ना। अब बताओ वेग बराबर क्या होता है, सूत्र k होता है और a की पावर क्या होता है, कुछ भी होता है ना, कोटि होता है। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास n कोटि का है, क्या चीज है, रिएक्शन है। अब वे बताओ वेग यहां पर ही है, तो वेग बटे क्या आएगा बताओ, वेग बटे आ जाएगा हमारा a की पावर कितना n, क्या आएगा n। अब बताओ वेग की मैंने जो पीछे लिखी थी इकाई, वो क्या लिखी थी बताओ, मैंने वहां पर लिखा था मोल पर लीटर और पर सेकंड, ये लिखा था ना, ये था किसकी इकाई, वेग की। अब एक क्या है सांद्रता, और उसकी पावर कितनी है n। अब बताओ सांद्रता की क्या होती है इकाई, सांद्रता की इकाई जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर और पर, बस पर लीटर ना, इसी पावर n, पावर कितनी इसकी n, क्या है n यहां पर है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, मान लो कोटि है, ठीक है भाई। अब देखो, अब अगर आपको हल करना पड़ेगा तो कैसे करोगे, देखो यहां पर आप लिखो मोल, यहां पर लिखो पर लीटर, यहां लिखो पर सेकंड, बड़े में क्या लिखोगे आप, देखो n है ना पावर, ये पावर इसकी भी जाएगी, मोल की भी है ना, तो मोल की पावर गई n, फिर क्या हो गया पर लीटर की पावर क्या हो गया पर n हो गया, है ना। अब देखो यहां पर मोल है, यहां पर क्या है पर मोल है ना। अब थोड़ा इसको ऊपर करो ना, देखो अब अभी इसमें देखना, देखो यहाँ को ध्यान से, ऊपर मोल है कि नहीं भाई, तो मोल हो गया, है ना, इसकी पावर कितना बताओ 1, ऊपर n जाएगा तो क्या जाएगा -1 हो जाएगा, तो 1 - n हो गया, ठीक है ना। देखो अब ऊपर क्या बताओ लीटर, क्या ऊपर लीटर माइनस के ऊपर है, नीचे से जाएगा -n, क्या हो जाएगा +n हो जाएगा, तो लीटर पर क्या आएगा n - 1, क्या आएगा ऊपर क्या बताओ पर सेकंड, तो आप यहां पे लगाओगे पर सेकंड, क्या लग गया। अगर तुम्हें किसी भी n कोटि की अभिक्रिया, n कोटि की अभिक्रिया, n कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई निकालेगा सूत्र, ध्यान रखना है जौन सा भी कोटि कहते, शून्य कोटि कहते तो n का मान क्या कर दोगे 0, क्या लिखोगे आप बताओ, n का मान क्या लिखोगे 0, शून्य कोटि के लिए, है ना, शून्य कोटि के लिए बताओ क्या होगी इकाई, शून्य कोटि
के लिए, मतलब क्या होगा इसका इकाई क्या हो जाएगा, मोल, है कि नहीं भाई। 1 माइनस 0 कर दिया, एल कितना 0 माइनस 1 कर दिया, है कि नहीं। देखो ध्यान से, पर सेकंड, बताओ क्या बना जाएगा इकाई, मोल, है कि नहीं भाई, पर लीटर और पर सेकंड। ये इकाई किसकी है, शून्य कोटि की। अगर मुझसे कोई पूछेगा, आपको बस ये देखो, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, अगर आप भूल भी जाओ ना तो इससे बना लेना कि एक आपको मान ज्ञात करना है, सांद्रता की पावर क्या कर दो एन, एन कोई कोटि होगा, आपको वेग बटे क्या करना है, ए की पावर एन करना है, ठीक है ना। ये होता है शून्य कोटि का वेग, है ना। पेपर में आता है ये और इस बार भी आएगा, 100% में कह रहा हूं, इसलिए आप इसको कॉपी करो यहां से। अब देखो, अगर मुझसे प्रथम कोटि का बोलेगा, प्रथम कोटि का बोलेगा, प्रथम कोटि के लिए, तो हम लोग एन का मान क्या लिखेंगे बताओ, एन का मान 1 कर देंगे। अब इसमें लिखो, देखो मोल हो गया, है कि नहीं, 1 माइनस 1 कर देंगे, 1 हो गया भाई एन का मान, लीटर 1 माइनस 1 कर देंगे, फिर से क्या आ गया, पर सेकंड। देखो 1 में से क्या तो 0, मोल की पावर 0 मतलब 1, एल की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0 हो गया, वो भी 1 हो जाएगा, क्या बचा, पर सेकंड, क्या बचा बताओ, पर सेकंड हो गया। अगर आपको द्वितीय कोटि का बोल दिया तो इसमें एन का मान 2 रख दो, तृतीय कोटि का बोल दिया तो एन का मान 4 रख दो, तृतीय कोटि में 3 रखोगे, ठीक है। जोन से भी कोटि तुमसे बोलेगा कि भाई आप बताओ कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल पाओगे, ये ट्रिक है, ठीक है ना। चलते बढ़ते आगे, टॉपिक क्या है इसमें, अगला है मेरे पास अभिक्रिया की आणविकता। अब सुनो, किसी अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं परमाणु, उसे बोलते हैं उस अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो अभिक्रिया में अभिक्रियकों की संख्या, अभिक्रियकों की संख्या, ठीक है, को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। कि संख्या को मतलब अभिक्रियकों की संख्या, मतलब जो भाग ले रहा है अभिक्रिया में, अभिक्रियक, उसकी संख्या कितनी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आणविकता, ठीक है। को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं ना, आणविकता कहते हैं। तो मैं इसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, है ना, हुआ खत्म। देखो अब बताओ आगे, देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, आणविकता कहते हैं हम लोग। अब एक बात में यह है कि मतलब मेरे पास इसमें कौन है, N2 है प्लस H2 है, क्या मिला, NH3 मिला, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया। बताओ इसमें कितने स्पीशीज भाग ले रहे हैं, उसको नहीं गिनना, यहां गिनना है। 1 किसके हैं, N के, और 3 है किसके, H2 के, अणु है ना भाई, तो 4। आणविकता बताओ कितनी हो गई, 4। आणविकता इसकी हो गई 4, इसको दिक्कत तो नहीं है, आणविकता कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास एक और है इसमें रिएक्शन, वो था ना भाई N2O5 है कि भाई, जब आपने इसको हीट किया क्या बना बताओ, NO2 बन गया, प्लस O2 बन गया ना, यहाँ 4 लगा फिर यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है भाई, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, और पर 10, ठीक है ना, हो गया बैलेंस। मतलब इसकी आणविकता कितनी है, 2। इसकी आणविकता हमारी कितनी है, 2। किसने बताओ, खुद के में किसी को नहीं है, ठीक है। तो आणविकता आपको आ गया, कोटि आपको आ गई। अब ये आणविकता जो होती है ना, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर हो सकता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 1 था, है कि नहीं, यहाँ पर 3 था, है ना, तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर आणविकता तो हो सकता है, कोटि नहीं होगी, ठीक है। तो अभिक्रिया के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अभी आप क्या बताओ, अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर क्या है, ठीक है ना। ये पेपर में आता है, कुछ ध्यान रखना। देखो अंतर देखो, यहां पर मान लो कोटि लिख दिया मैंने, यहां मैंने क्या लिखा, कोटि लिखा, और यहां मैंने क्या लिखा बताओ, आणविकता लिखा मैंने, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, कोटि क्या होता है, कोटि हमेशा आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हो, केवल प्रायोगिक रूप से ही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग सिंपली मौखिक, है ना, सैद्धांतिक रूप से ज्ञात कर सकते हो, इसे सैद्धांतिक रूप से, है ना, ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है ना। अभी क्या है, यह अभिक्रियकों, अभिक्रियकों, ये मत लिखो, यह स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं भी है ना, हो सकता है और नहीं भी, नहीं भी, ठीक है भाई। ये आप अंतर लिखे ना, पेपर में आता है कुछ नहीं है, पेपर क्या बताया नहीं, ये पेपर में आता है यहां से, ये मेरा मन कह रहा आएगा तो आएगा। देखो मतलब आ सकता है, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन पेपर क्वेश्चन ये आता है, इसके चांस 90% है, तो आप कर लेना, इसलिए मैं आपको समझा भी रहा हूं। यह स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री गुणांक, स्टोइकियोमेट्री गुणांक के बराबर होता है कि नहीं, बराबर होता है। कितने हो गए, दो अंतर हो गए, दो अंतर हो गए। अब देखो शुक्ला जी कितने हो गए, दो, वेरी गुड, बोलते रहा करो भाई, है ना। देखो अब बताओ, अब देखो यह क्या हो सकता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, बट्टे भी हो सकता, ठीक है ना। दशमलव, दशमलव रूप में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है ना। यह एक पूर्णांक होगा, क्या होगा बताओ, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है ना। यह भिन्नात्मक, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो ये अंतर मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसमें पेपर में आता है क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना। अच्छा ये नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी किसी रिएक्शन की कोटि, संपूर्ण अभिक्रिया की जो कोटि है वो ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा। आणविकता जो है ये भी धनात्मक होगा, ठीक है ना, लेकिन ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है ना, बट्टे में आ सकता है, डेसिमल में, पॉइंट में आ सकता है, ठीक है ना। ये इसका अंतर था। अब हम लोग क्या पढ़ते हो, समाकलित वेग से पढ़ने से पहले, समाकलित वेग समीकरण पढ़ने से पहले आपको इसमें एक चीज और पढ़ना है कि कोटि, देखो भाई आणविकता के आधार पर जो अभिक्रिया होती है वो तीन टाइप की होती है, तीन में से चार कर लो, ठीक है ना। देखो आणविकता के आधार पर, आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के क्या बोला मैंने बताओ, प्रकार, क्या बोला मैंने, प्रकार, ठीक है भाई। देखो सुनो ध्यान से, प्राथमिक अभिक्रिया क्या होता है बताओ, प्राथमिक अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसकी आणविकता एक होती है, क्या होती है बताओ, एक होती है ना, आणविकता कितना, एक होगा, ठीक है ना। द्वितीय अभिक्रिया वो होगी जिसकी आणविकता दो होगी, तृतीय वो होगी जिसकी तीन होगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे कोई रिएक्शन जिसकी आणविकता तीन या तीन से अधिक हो, वो रिएक्शन होने की संभावना कम होती है, ठीक है ना। जितनी कम आणविकता होती है किसी रिएक्शन की, उस रिएक्शन के संपूर्ण होने की जो संभावना है वो उतना ही अधिक होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन की आणविकता जो होगी वो कभी भी अगर तीन से ऊपर है तो इसका मतलब यह है कि वो रिएक्शन कभी 100% पूरा होगा नहीं, ठीक है ना। कम होगी तो पूरा होगा, एक होगा तो और अच्छी बात है, दो होगा तो सबसे बढ़िया। ऐसी कोई रिएक्शन जिसकी आणविकता दो हो, दो अणु होंगे वो आपस में टकराएंगे, भड़ाक, जितना खतरनाक टक्कर होगा उत्पाद उतना ही बढ़िया बनेगा और जल्दी बनेगा। जिस रिएक्टेंट के अंदर अगर आणविकता एक है तो वो उत्पाद बनाएगा तो सही, लेकिन दो की तुलना में उतनी जल्दी नहीं बना पाएगा, क्योंकि फिर वो एक अणु है, टक्कर मारेगा नहीं, तो वाइब्रेशन होगा उसमें ओनली, तो उससे बनेगा उत्पाद, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमारे पास क्या ये। अब यहां पर आपको एक लाइन और ध्यान रखनी है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन दो पद में संपन्न हो रहा है, तीन पद में संपन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो दो पद वाले या तीन पद वाले जो संपन्न होते हैं रिएक्शन, उसके अंदर जो पद सबसे धीमा होगा वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। तो इसमें एक अच्छी लाइन यहां पर आपको ये लिखनी चाहिए हमेशा कि अभिक्रिया की धीमा पद ही अभिक्रिया
कि वेग को क्या करता है बताओ, निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। ठीक है भाई, क्या करता है बताओ, निर्धारित करता है। जो सबसे धीमा होगा कोई पद, वही पद जो होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि वेग निर्धारण करने वाला पद होगा। तो अगर यहां से क्वेश्चन ये बनकर पेपर में आ गया कि बताओ यदि किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पद में संपन्न होती है वो रिएक्शन, तो उसका कौन सा पद जो होगा वो अभिक्रिया की वेग को निर्धारित करेगा। तो जो पद सबसे धीमा होगा, अब धीमा तुमको देखने से पता लगेगा नहीं, वो तुमसे बोल देगा कि ये पद जो है इसका धीमा है, तो वो क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि पद होगा। ठीक है ना, ये हमको पता होना चाहिए। आ जाओ अब पढ़ते हैं इसके बाद समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि के लिए, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इसको प्रथम कोटि के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो शून्य कोटि की है ना, आपको ध्यान रखना है। शून्य कोटि के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, ठीक है ना, और फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए अगर पेपर में आ गया तो तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो समाकलित वेग समीकरण आज हम लोग ज्ञात करें। ठीक है, देखो आर से क्या बन रहा है, पी। आर क्या होता है, अभिक्रियक, अभिक्रियक है, ठीक है ना, और ये क्या है, उत्पाद हो गया। ठीक है, मान लो उत्पाद बन रहा है। ठीक है, अब कोटि क्या बताओ इसकी, कोटि इसकी कितनी है बताओ, एक है। अब कोटि मतलब मान लो कोटि कितनी, कोटि सॉरी एक नहीं बेटा, शून्य है। कोटि क्या है इसकी, 0 हो गया, है ना। अब आप सभी बच्चे क्या जानते हो, अवकल वेग समीकरण जानते हो ना, अवकल वेग समीकरण dr अपॉन dt बताओ क्या होता है, यहां पर क्या होता है ना, और a मान लो पर क्या है, r मान लो, क्या मान लो आप लोग, r मान लो, क्या मान लो, r मान लो क्या है, अभिक्रिया की सांद्रता, और यहां पर क्या है इसकी पावर कितनी बताओ, इसकी पावर कितनी, 0। कोटि शून्य है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 देगी पावर से ना, कोटि शून्य हो गया। यानी एक बात तो पक्की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। एक बात यहां से सीखने को मिल गया, क्या मिल गया, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिक्रियक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता भाई साहब, निर्भर नहीं करता है। दिक्कत तो नहीं इसमें, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रहता है। सांद्रता कितना घटा लो कितना बढ़ा लो, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो वेग नहीं बढ़ेगा, बस दैट्स ऑल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब सुनो, जिसकी पावर 0 उसका भी बड़ा नाम है 1। ठीक है, देखो तो dr अपॉन dt क्या हो जाएगा बताओ, k और गुना 1 है कि नहीं, k हो गया। अब आपको संपूर्ण वेग निकालना है भाई, क्या निकालना है बताओ, ऊपर हो ना, देखो अब हमें संपूर्ण वेग निकालना है, तो dr अपॉन dt बराबर, देखो यहां पर क्या है कि नहीं बताओ, तो dr अपॉन यहां पर dt आ रहा है, क्या कर रहा हूं, देखो dr क्या होगा बताओ, k और dt, क्या हो गया बताओ, k और dt, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मान लो कि जब आपकी प्रारंभिक सांद्रता थी वो कितनी थी, R0, क्या थी बताओ, रिएक्शन था आपका, R0 क्या था बताओ, R0 था मेरे पास मान लो प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है भाई, और समय t के बाद अंतिम सांद्रता मान लो क्या हो गया, R हो गया। आप इसे मान लो अंतिम सांद्रता, क्या हार्ड है चीज ये, अंतिम सांद्रता। ठीक है ना, अब हमको दोनों पक्षों में समाकलन करना पड़ेगा, तो हम इसी को बोलते हैं क्या, समाकलित वेग समीकरण। देखो भाई, समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको रटना कुछ चीज नहीं है, मेरी बात को ध्यान से, dr अपॉन dt करना है, k करना है, k क्या है हमारा वेग स्थिरांक, सब जानते हो कि नहीं। r लेना है, r क्या है, रिएक्टेंट की कोटि कितना, शून्य कोटि के लिए करोगे तो पावर 0 लगा दोगे। ठीक है ना, तो dr अपॉन dt हो जाएगा, k हो जाएगा, क्योंकि पावर कितना है 0, तो उसका मान 1 हो जाएगा r का। ठीक है, यहाँ पर k बराबर आ गया, तो dr इक्वल टू k dt कर देना है, कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब k यहाँ पर कांस्टेंट है। अब दोनों पक्षों में इसके बाद हम लोग समाकलन करेंगे। ठीक है ना, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है भाई, कर दें, चलो कर देते हैं। देखो समाकलन लग गया, dr हो गया, और यहाँ पर k हो गया ना, k स्थिरांक है, हमने उसे बाहर कर दिया, और यहाँ क्या बचा बताओ, dt क्या बचा। अब ये R है रिएक्टेंट, तो इसकी सांद्रता क्या लोग बताओ, इनिशियल से कहां तक जाओगे,
फाइनल, यानी कि आर तक। आर नॉट से कहां तक गए बताओ हम लोग, आर तक गए। ठीक है भाई, यहां पर क्यों ये हो गया। अब यहां पर टाइम t1 से क्या हो जाएगा t2, टाइम क्या होगा t1 से t2, प्रारंभिक समय ऊपर गया कौन, अंतिम समय। ये होता है तरीका, ठीक है ना। अब सभी को, जो बच्चे मैथ के होंगे उसने पढ़ा होगा समाकलन, जो बायोलॉजी के होंगे उन्होंने भी 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में समाकलन। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं ना भाई, तो क्या होगा आर, क्या होगा बताओ भाई, जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो आर तो आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, आर, आर की पावर कितनी होगी बताओ, आर नॉट से कहां तक गया आर, ठीक है ना। ये क्या है, ये आर हो गया अंतिम सांद्रता ऊपर, ठीक है ना, और नीचे कौन सा प्रारंभिक। के क्या है, कांस्टेंट हो गया, के यहाँ पर के हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, और टी का पावर कितना होगा, t1 से लेकर t सीमा है ना, हमसे बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में बहुत जगह, ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चों ने, और मैथ वालों को तो पता होगा, मैथ वालों को पता होगा भाई, है ना। अब अंतिम मतलब कि इनिशियल फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, यानी कि अंतिम सीमा माइनस प्रारंभिक सीमा। तो आर माइनस क्या होगा बताओ, आर नॉट, ये तुम्हारा क्या हो गया अंतिम, और ये प्रारंभिक, ठीक है ना। के हो गया t2 माइनस क्या होगा t1। हम जो भी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो वहां पर t1 बराबर 0 कर देते हैं। प्रारंभिक समय में से शून्य रहता है, हमेशा नहीं, मतलब हम लोग ले रहे हैं शून्य, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो t क्या हो गया 0, और जो t2 हमने उसको t बोल दिया, क्या बोल दिया बताओ t, तो क्या बना बताओ, r बराबर जो मिलेगा आपको, देखो चलो यहाँ पे प्लान लिख लूं मैं, माइनस आर नॉट बराबर क्या मिलेगा के टी, क्या मिलेगा बताओ के टी मिलेगा, नहीं मिलेगा के टी। अब सुनो देखो, तो आर जो होगा प्रारंभिक सॉरी अंतिम सांद्रता बराबर वहां पे जो के टी प्लस क्या बचेगा बताओ आर नॉट, क्या मिलेगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना भाई। ये क्या है, ये है समाकलित वेग समीकरण, आपको ध्यान रखना है। क्या है ये बताओ, समाकलित वेग समीकरण। ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, मैंने ड्राइव कर दिया, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप ऐसे प्राप्त करोगे, ठीक है ना। हार्ड बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अगर ये पेपर में नहीं आता ना तो मैं आपको करके नहीं दिखाता, लेकिन बहुत बार पेपर में आ जाता है ना, तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है। अब तो उसमें ग्राफ बनता है, क्या बनता है बताओ, इसमें बनता है ग्राफ, ग्राफ बनता बताओ किसमें, देखो ये ऐसे समय के बीच, किसमें बताओ, समय अंतराल, ठीक है भाई। और यहां पर क्या बताओ इधर, इसमें सांद्रता, y अक्ष पे क्या बताओ सांद्रता। देखो ध्यान से, ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, देखो ऐसा दिख रहा है। अब सुन ध्यान से, आर नॉट क्या है सांद्रता, तो जहां पर ये सॉरी आर, ये जहां ये कट कर रहा है वो क्या है इसकी प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है ना। कौन सा, देखो ये वाला, ये रहा आर नॉट, क्या है ये बताओ आर नॉट, ठीक है। और ढाल की बात क्या होगा, अगर मैं y इक्वल टू किसमें mx प्लस c से करूंगा, तो इंटरसेप्ट कहते हैं हम लोग, किसमें, हम इंटरसेप्ट हम लोग बोलते हैं किसमें, अंग्रेजी में। हिंदी में बोलते हैं क्या उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट को, अंतःखंड, है ना। क्या बोलते हैं बताओ, अंतःखंड बोलते हैं। अंतःखंड कौन हो गया, सी हो गया, m क्या है ढाल, तो ढाल कितना होता है k के बराबर, ठीक है ना। अभिक्रिया अगर शून्य कोटि की है तो आपको ढाल अगर पूछेगा, तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग होगा, वेग स्थिरांक होगा, वही उसका ढाल भी होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, यहां से क्वेश्चन बचता है एग्जाम में आता, ठीक है ना। इसे कॉपी करो फटाफट से, ठीक है। ये मैं आपको दे रहा हूं समय, ठीक है ना, चलो छोटा कर दो, ठीक है ना। आप कॉपी करो जल्दी से, या फिर आप ले लो उसका एसएस, होगा भाई। देखो अब मान लो अगर इसमें आपसे इसने क्या पूछ लिया, शून्य कोटि की रिएक्शन से अगर इसने आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि यहां से वेग स्थिरांक का मान कितना होगा, तो बताओ के का मान कितना होगा, देखो के का मान कितना होगा बताओ, के टी पते में आ जाएगा, तो आर माइनस आर नॉट बड़े कितना आएगा बताओ, टी आ गया ना। तो आप यहां से वेग स्थिरांक भी निकाल पाओगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होगी, ठीक है ना। हो गया खत्म। अब आ जाओ, तो ये शून्य कोटि हो गया। अब शून्य कोटि के रिएक्शन आपको दो याद रखने हैं जो इसके एग्जांपल्स हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण आपसे अगर पूछा तो आप दे पाओगे, ये इंपोर्टेंट होता है। एक तो NH3 वाला, NH3 क्या होता है, देखो अमोनिया होता है ना, गैसीय अवस्था में होता है। आप उसके ऊपर क्या लेते हो, उत्प्रेरक, क्या लेते हो बताओ, उत्प्रेरक डाल दिया इसके अंदर, उत्प्रेरक और तापमान होगा, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, देखो N2 बनेगा प्लस क्या बनेगा H2, ये वियोजन, ठीक है ना। ये उत्प्रेरक की सतह पर ये अभिक्रिया संपन्न होती है, और ये क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है शून्य कोटि के लिए, और एक HI वाला, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है क्या PT प्लैटिनम या फिर गोल्ड, है ना, आप ले सकते हो। इसकी सरफेस पे क्या बनाता है H2 प्लस I2, यहाँ लगाओ दो, ठीक है।
ये दो आपको ना जो रिएक्शन है ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो आपको इसके लिए बोल दिया कि भाई बताओ इसका वेग क्या होगा, आप बताओ इसके लिए वेग क्या होगा, मतलब dr/dt बताओ क्या हो जाएगा, तो इसको टू के लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ के, क्योंकि जो यहाँ पर एच आई होगा ना उसके सांद्रता कितनी होगी, शून्य हो जाएगी, पावर है ना, कोटि कितनी हो गई, कोटि सी हो गई, शून्य हो गई, तो शून्य कोटि है ना, जब के होता है ना ऐसे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ऐसे वेग अगर आपको बोलेगा कि NH3 रिएक्शन का बताओ वेग कितना होगा, के, कैसे, dr/dt तो कितना लिखोगे के, वेग स्थिरांक, ठीक है ना। अब विवेक स्थिरांक वो हमको क्वेश्चन में देता है, तो हमें कुछ करना नहीं, सिंपल ही ना पुट करके ये आंसर, ठीक है ना। अब चलो आगे, अब आता बताओ शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु, क्या बोला मैंने बताओ, अर्धायु देखो क्या होता है, सुनो, अर्धायु प्रथम कोटि का भी आएगा, शून्य कोटि का भी आ रहा है। अर्धायु मतलब अभिक्रियकों की सांद्रता की प्रारंभिक अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में, क्या होने बताओ, का आधा होने में जितना समय लगता है, आधा होने में जितना समय लगता है, ठीक है, जितना समय लगता है उससे अभिक्रिया का, उससे क्या बोलते हैं, उससे अभिक्रिया का अर्धायु कहते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, अर्धायु कैसे लिखते हैं हमने, अर्धायु कहते हैं, ठीक है भाई। और इसे हम लोग क्या करते हैं बताओ, इसे हम लोग टी हाफ से, किससे बताओ, टी हाफ से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब देखो कैसे मैं निकालूंगा, अब मान लो मेरे पास शुरू में थी सांद्रता कितनी बताओ, R0 कितनी थी, अब जो प्रारंभिक सांद्रता था उसका आधा होना है, R की जगह मैं क्या लिखूंगा, R0/2, क्या लिखूं बताओ, R0/2 लिख दिया मैंने। अब यहां से देखो ध्यान से कि मुझे भैया समय निकालना है हाफ, था ना भैया पर टी, तो बताओ क्या बनेगा, R माइनस R0, ये होगा टी बराबर सूत्र बटे के होता है, नहीं होता है। अब देख यहां पर R जो है, R के स्थान पे क्या लिखो बताओ, R0/2 लिखो, माइनस कितना करो बताओ, R0, नहीं आ गया भाई, बटे कितना के, और जब मैं इसे हल कर दूंगा तो बताओ क्या बन जाएगा, देखो तो T बराबर, आप देखो T बराबर कर दो टी हाफ, क्या कर दो बताओ, टी हाफ करो ना, चलो टी हाफ निकालो, ठीक है ना, देखो टी हाफ निकालोगे तो यहां पर कितना है, R0 बटे कितना होगा, 2k, कितना होगा, ये होता है अर्धायु। अगर आपको एक व्यंजक याद है, अगर मान लो गलती से भूल भी गए समीकरण, अगर आपको बनाना आता है ना, केवल और केवल 2 मिनट के अंदर समीकरण पूरा बन सकता है, ये वाला फॉर्मूला नहीं बन सकता, समाकलन करना है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है भैया, R से P लेना है, dr/dt होता है, कितना होता है, k होता है, यहाँ पर R लोगे सांद्रता 0 कर दो, शून्य कोटि के लिए है, अपकलन कर दो दोनों तरफ है ना, अपकलन नहीं सॉरी समाकलन, सिंपल समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, समीकरण प्राप्त हो जाएगा, भूल गए तो भी। और ये रहा, यानी कि जो अर्धायु होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकर्मक की सांद्रता पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना, यानी कि टी हाफ जो होता है अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, क्या करता है बताओ, निर्भर करता है, ठीक है ना, क्या करता है बताओ, निर्भर करता है, ठीक है ना, निर्भर करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, टी हाफ बराबर ये, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब आ जाओ प्रथम कोटि, ठीक है ना, आगे प्रथम कोटि, ठीक हो। अब सुनो प्रथम कोटि, यार इसमें लाइनिंग आ गई, रुक जाओ, चलो तो प्रथम कोटि की जो होगी रिएक्शन, उसके लिए हम लोग समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे, ये देखो ध्यान से, समाकलित वेग समीकरण, फिर से बोल रहा हूं, प्रथम कोटि के लिए देखो मैं यहां पर अब समझाने वाला हूं, ध्यान रखना। तो प्रथम कोटि के लिए बताओ क्या होता है, देखो R था, R से P बना, R क्या रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट बन गया, एक्चुअली में देखो हुआ क्या, सुनो ध्यान से भाई, कोटि कितना बताओ, कोटि में मान लो इसकी n कितना हो गया बताओ, 1 हो गया।
अब फिर से डी आर अपॉन कितना डी टी, के होता है और ए की पावर कितना, यहाँ ए की जगह आर लिखेंगे हम लोग, है ना आर की पावर भाई, आर लिखेंगे ना, सांद्रता हो गया आर, कितना हो गया बताओ, पावर 1 हो गया, है कि नहीं। एक बात पक्का चल रहा है कि जो वेग है, वेग समानुपाती किसके है, आर के। आर क्या है, अभिक्रिया की सांद्रता। यानी कि एक बात यहां से फिर से निकल के आ रहा है, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर वेग जो होता है वो निर्भर नहीं करता अभिक्रिया की सांद्रता पर, जबकि प्रथम कोटि की अगर अभिक्रिया होगी तो उसका जो वेग होता है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये आपको उधर भेजे में घुसा लेना है, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग करें दो अवकलन वेग समीकरण, डी आर अपॉन डी टी लिख दिया, के हो गया, आर हो गया, ठीक है भाई। अब यहां से आगे तुम्हें क्या करना है बताओ, यहां से आगे तुम्हें करना कुछ नहीं ना, जो करना है डी आर अपॉन क्या होगा डी टी, तो यहाँ पर क्या बताओ डी टी क्या उधर, के बाहर आ गया, आर हो गया, और यहाँ पर क्या होगा बताओ डी टी, है ना, इस आर को इधर ले आओ, तो डी आर अपॉन क्या हो गया बताओ, डी आर अपॉन क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो बताओ के, और कितना हो गया डी टी। अब कुछ नहीं करना है, समाकलन करना है, क्या करना है बताओ, समाकलन करना है, ठीक है भाई। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है ना, तो बताओ क्या बनेगा। अच्छा लिमिट बताओ क्या लोगे, यहां पर देखो लिमिट t1 बराबर 0, ठीक है ना, t2 बराबर क्या होगा t होगा, ठीक है। r नॉट आप सब जानते हो क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता, r नॉट बोल दिया हमने, और साथ में जो r होगा वो क्या होगा बताओ, अंतिम सांद्रता। आपको ध्यान रखना है अंतिम सांद्रता, ये हमारा चल रहा क्या, फास्ट रिवीजन में करा रहा हूं, ठीक है, बहुत तेजी से। अब बताओ इतना फास्ट वही करा सकता है जिसको पहले सब कुछ आता हो, ठीक है ना। देखो सुनो ध्यान से, सांद्रता कहां गया बताओ, आर नॉट से आर, ठीक है भाई, और यहां पर क्या है 1/r, है ना, 1/r ही तो है, और यहां पर क्या हो गया dr, है नहीं भाई। अब सुनो यहां पर क्या होगा देखो, t1 से t2, यहां पर क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा बताओ dt, और कुछ नहीं बचा इसमें, बहुत बढ़िया। अब सुनो देखो कैसे बनाओगे, स्क्रीनशॉट ना आप लोग लेते रहना फटाफट से। देखो ये क्या बनेगा, 1/r का होगा लॉग, क्या होगा बताओ ln। देखो भाई अगर तुम्हें समाकलन करना है 1/x का dx के रूप में, तो हम लोग क्या लेते हैं लॉग, ठीक है ना। अब सुनो यहाँ क्या होगा देखो, ln लेंगे पहले, ln लेंगे, ठीक है ना, प्राकृतिक लॉग बोलते हैं इसको। यहाँ लेंगे r, इसकी पावर कितनी होगी बताओ, r नॉट से r तक, ठीक है ना। यहाँ कितना k और कितना t, ठीक है भाई, t की पावर कितनी हो जाएगी t1 से t2, ठीक है ना। अब देखो ये लॉग ले लो, अब लॉग है तो तुम उसको लोगे ना, तो ln r, भाई अपर माइनस लोअर करते लिमिट, तो r माइनस क्या होगा ln r नॉट, नहीं हो गया भाई, अंतिम माइनस प्रारंभिक इक्वल टू बताओ k क्या होगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 हो जाएगा। देखो t1 मैंने कर रखा है 0, है कि नहीं, पहले भी क्या था मैंने। अब यहां पर तो क्या है ln माइनस सॉरी log a माइनस log b नहीं हो गया, तो log a अपॉन b लेते हैं, तो r हो गया अपॉन कितना हो गया r नॉट हो गया। यहाँ क्या मिला बताओ kt, क्या मिला बताओ kt। अब सुन ध्यान से, अब इस प्राकृतिक लॉग को हम लोग जो है एक ऐसे लॉग में बदल देंगे जिसकी हम लोग गणना याद कर देंगे ना, यानी कि हाँ इस लॉग बेस 10 पे होता है, ठीक है ना, ये हम लोग बेस 10 पे लिखते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होगा बताओ, लेकिन इसमें करने के लिए आपको 2.303 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या आएगा ln सॉरी log r अपॉन r नॉट इसको तो क्या होगा बताओ kt, क्या होगा। अब आपको देखो ध्यान से, आपको k निकालना है मान लो, है ना, आपको वेग निकालना है। जब आप वेग निकालोगे, सॉरी वेग नहीं, वेग स्थिरांक निकालोगे, तो क्या होगा 2.303 लॉग, ऊपर क्या आ जाएगा अंतिम सांद्रता, नीचे क्या आएगा प्रारंभिक सांद्रता, किसकी अभिक्रिया की, बटे में कितना आएगा t। ये समीकरण जो है आपको ना यहाँ प्राप्त होगा आराम से, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं ना, बहुत अच्छा कॉपी करो प्रॉपर, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया, है ना। अब आप उसमें एक चीज और को ध्यान रखना है, एक तो आपका देखो ये बना सूत्र है कि नहीं, पहली बात। अब देखो दूसरी बात है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम यहाँ से माइनस कर दे कॉमन, क्या कर दे बताओ, यहाँ से माइनस कर दे कॉमन, तो क्या बनाता हो ln क्या मिलेगा r नॉट माइनस ln कितना बनेगा r बन जाएगा, नहीं बनेगा kt हो गया, वहां पर क्या माइनस उधर, तो ln r नॉट अपन क्या बना बताओ r बना, मतलब प्रारंभिक सांद्रता बटे में अंतिम सांद्रता, है कि नहीं।
यहाँ पर क्या बना माइनस के टी बन गया, अरे बन गया। अब यहां से मैं क्या देख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां से मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बताओ, ग्राफ, यहां पर क्या लूंगा ln, कौन, आर नॉट अपॉन आर, यहां पर क्या लूंगा समय अंतराल लूंगा, साइन लूंगा, तो उधर नेगेटिव में जा रहा है ना, तो नेगेटिव में ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, ठीक है ना, नेगेटिव में ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ देखो अब आ जाओ इसमें आगे, देखो हो गया। अब यहाँ ढाल कितने, देखो यहाँ पर ढाल जो आएगा तुम्हारा कितना आएगा माइनस के, कितना आएगा, ठीक है भाई। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ढाल क्या आता है नेगेटिव में, ठीक है, और ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता R0, ठीक है भाई, हो गया इसमें। अगर इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसे कर दे, देखो ध्यान से फिर सुनना, अब मेरे पास क्या है यहाँ पर ln R0 अपॉन R है कि नहीं भाई, सांद्रता है ना। अब यहां पर क्या बताओ माइनस के टी है कि नहीं भाई, तो आप इसको लॉग में चेंज कर लो, तो 2.303 आएगा, है ना, लॉग हो गया ये। अब तो यहां से बताओ के का मान कितना हो जाएगा, के का मान -3 मतलब इसको आप ऐसे भी कर पाओगे और ऐसे भी, है ना, हम इसको लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना भाई। तो R0 अपॉन R हो गया कि नहीं भाई, के इक्वल टू क्या हो बताओ, R0 अपॉन R, है ना। तो ये हमारा रहता, बताओ क्या सूत्र था, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें R ऊपर R0 नीचे है, इसमें उल्टा, ठीक है ना, जब ये प्लस में है, समझ में आ रही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो सो माइनस की हो रही समस्या, ठीक है, देखो क्या है दोस्त में क्या, देखो अब जब आप ना ये लिखते हो इधर क्या लिखो, देखो जब आप इसमें लिखोगे dr अपॉन dt, तो यहाँ पर नेगेटिव भी आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, आप यहाँ पे नेगेटिव भी लोगे, क्यों लोगे नेगेटिव भाई, क्योंकि आप लोग जो है ना अवकल वेग समीकरण किसका लिख रहे हो बताओ, अभी क्रिया के लिखोगे ना, तो यहाँ पर माइनस भी लेंगे, ठीक है भाई, ये भी क्या हुआ तुम्हारा माइनस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी माइनस आएगा, नहीं आएगा, अब क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या रहेगा बताओ, देखो यहाँ पर भी माइनस रहेगा, कोई दिक्कत आ रही है इसमें, हाँ दिक्कत आ रही है इसमें कहीं, यहाँ पर भी क्या आएगा बताओ नेगेटिव आएगा, है ना। इसमें नेगेटिव साइन मेरे को उल्टा कैसा आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी आपको नेगेटिव लेना था, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या हो बताओ नेगेटिव हो गया, यहाँ पर क्या बताओ माइनस है कि नहीं भाई, ये सब कुछ ठीक आ रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हमारा ठीक आ रहा है, ठीक है ना। देखो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ ताकि तुम्हारे को दिक्कत ना हो, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ यार, इसमें गड़बड़ चल गई, गड़बड़ कैसे हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर बताओ क्या है, इसमें नेगेटिव है ना, देखो अब यहाँ देखो ध्यान से, ln क्या हो R अपॉन क्या हो गया R0, यहाँ पर क्या बताओ नेगेटिव होगा ना। देखो अब मैं इसको अभी ना लिख करके, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस के हो गया, T2 के स्थान पर T आ जाएगा, और T1 के स्थान पर कौन आएगा, शून्य आ जाएगा, तो T हो गया। अब जब माइनस से गुना करोगे पूरे में, यहाँ पर ln R माइनस R0, ln R0 हो गया, और यहाँ पर क्या है माइनस, इस पूरे में कर दो माइनस से गुना, तो देखो ये जो माइनस वाला है ये बनेगा प्लस, क्या बन जाएगा ये प्लस, और जो माइनस वाली है प्लस बन गया, और जो प्लस वाला है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा माइनस। तो ln R0 पहले आ जाएगा, और माइनस क्या होगा बताओ ln R हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा KT, है ना। अब देखो क्या बनेगा ln R0 अपॉन क्या आएगा बताओ R, है ना। ये था ओनली प्रॉब्लम कि पहले R ऊपर जा रहा था, R0 नीचे आ रहा था, वो क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया नहीं, ठीक है ना, तो नेगेटिव भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव ले लिया, तो ये आ गया KT, है कि नहीं भाई। अब बताओ यहाँ से अगर तुम K निकालोगे तो लॉग में चेंज करो इसको, तो 2.303 बनेगा, ये लॉग हो गया हमारा, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया बताओ R0, छोटी सी मिस्टेक समस्या करती है, देखो ठीक है भाई, अपॉन कितना आ गया T, अपॉन आ गया T। अगर मान लो उसमें टाइम T1 और T2 दिया हुआ है, तो फिर T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है, T के स्थान पर, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो ये हमारा क्या बना बताओ, ये हमारा बना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है भाई। अब बताओ क्या इसका, अब इसका जो ग्राफ, इसका ग्राफ तो आपने देखा, ठीक है, ग्राफ ठीक था, ठीक है। अब तो क्या इसमें, अब इसमें हमारे पास में आता है अर्धायु, ठीक है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु, सुनो फिर से। अब देखो ध्यान से, आपको टी हाफ निकालना है कि नहीं, टी हाफ निकालना है, टी के स्थान पर रखना है, जो प्रारंभिक सांद्रता है आपको उसको वही रखना है, और जो अंतिम सांद्रता होगी यानी कि R वो होगी जो प्रारंभिक थी उसका आधा। तो जो टी हाफ आप निकालोगे तो 2.303 था, बताओ
था ना, अपॉन टी था। अब टी के स्थान पर क्या आ जाएगा, क्योंकि भाई के यहाँ था, टी यहाँ था, अब टी वहां गया तो के यहाँ आ जाएगा। लॉग ऊपर था वो कितना, प्रारंभिक। अंतिम के स्थान में क्या लिखूं, आर बटे आर नॉट बटे कितना, बटे कितना 2 लिख सकता हूं, लिख दो, 2 गया ऊपर, है ना, ये तो बराबर मर गया आर नॉट से आर नॉट। तो टी हाफ का आपको फॉर्मूला भी याद है ना, और यहां से कर भी सकते हो, 2.303 अपॉन के हो जाएगा, और यहाँ कितना आ गया बताओ, यहाँ पर आ गया लॉग, और यहाँ कितना आ गया लॉग 2, लॉग 2। अब बताओ लॉग 2 का मान कितना होता है, यहाँ तो होगा लॉग 2 का मान, तो लॉग 2 का मान कितना होता है बताना, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के इंटू 0.303, है ना। सो इंटू कर दो आपस में, तो इंटू करके बताओ 0.0693 अपॉन कितना आता है, के टी हाफ, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का टी हाफ पेपर में निकालने के लिए आता है, तुमको के का मान दे देगा, तो तुमको निकालना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं आएगा, चलो 0.693, ठीक है भाई, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना भाई, ठीक है। तो अर्धायु निकाल लिया तुमने, ठीक है ना, करो कॉपी फटाफट से। प्रारंभिक सांद्रता है ना, तो आपको पढ़ा दिया 690, ठीक है, उठेगा इसमें क्या हो गया देखो। तो टी हाफ कितना है बताओ, 0.693 अपॉन कितना के, ठीक है भाई, देखो ये रहा, ठीक है। तो ये आप कॉपी करो, ठीक है, फटाफट से, ये ना अर्धायु भी आपको ज्ञात करना आ गया, और आपको ये भी आ गया, ठीक है। अब आता है देखो, अब आपको एक चीज और सिखाना पड़ेगा मुझे कि छद्म प्रथम कोटि का विकिरण क्या होता है, ठीक है ना। वो दिखता तो प्रथम कोटि की, सॉरी वो दिखता तो शून्य को उसकी द्वितीय कोटि की है, लेकिन वो होता है प्रथम कोटि की, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक जो अभिकर्मक होता है ना, वो अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, और दूसरा बहुत कम होता है। तो बहुत कम वाले को हम लोग नहीं करें ना, तो ये अपना एनसीईआरटी में छठम, ठीक है, इसको पढ़ना, ये पेपर में तुम्हारे आने का ना, ठीक है ना, इंपोर्टेंट साइन है ना, लगता है, ठीक है, आराम से पढ़ना, बहुत हार्ड नहीं है, कर लोगे आप, ठीक है। मैं तुम्हें इसके स्थान पे ना एक चीज समझा देता हूं कि अगर मान लो कोई गैसीय अवस्था में है, क्या है, अगर कोई गैसीय, अच्छा एक चीज मैं आपको ना यहाँ पर और पहले करवा दूं याद, कि कुछ बच्चे ना जो था अभी फॉर्मूला बना हमारा ना, क्या था बताओ, के इक्वल टू था ना 2.303 अपॉन टी, है ना, और लॉग था कितना बताओ, आर नॉट अपॉन आर, ये था आर क्या है, प्रारंभ अंतिम सांद्रता, है ना। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, आर से पी बन रहा है कि नहीं, अब मान लो इसकी जो सांद्रता शुरू में वो कितनी है, मान लो ए है, कितनी है, ये 0 है मान लो, बाद में मान लो ये x बन गया, क्या बन गया, कितना बचा होगा, a माइनस एक्स, नहीं बचा होगा। तो ये बताओ क्या, ये प्रारंभिक है और ये हमारा अंतिम है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ना जो आर नॉट लिखा हुआ है, वहां पर k इक्वल टू 2.303 लिखते हैं, ना, अपॉन टी लिखते हैं, और लॉग यहाँ पर क्या लिखते हैं, a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है ना। तो देखो तुमको इसको रटने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना, आप सिंपली ध्यान रखो, ठीक है ना, आराम से सॉल्व क्वेश्चन होगा इससे, ठीक है ना, कोई दिक्कत बात है नहीं। अब इसमें एक चीज और है, क्या इसमें चीज और, इसमें एक चीज और यहाँ पर यह है कि अगर गैसीय अवस्था में है रिएक्शन, तो हम उसके लिए प्रथम कोटि का जो रिएक्शन है उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास क्या है, कोई है R और ये बना P, ठीक है, गैसीय अवस्था में T1 पर मान लो यहाँ पर कितना है x ATM, कितना है x ATM, और यहाँ पर क्या है, या फिर मान लो PI ले लो, क्या ले लो, PI ATM, PI मतलब प्रारंभिक दाब R का, ये अभी कुछ भी नहीं है कि नहीं, फिर क्या हुआ होगा, ये बना होगा, ये बना होगा, है कि नहीं, तो यहाँ पर कुछ बचेगा भी तो हमको यहाँ पर क्या करना है, दाब के लिए गैसीय अगर अवस्था में है तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमको निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। हाँ आ जाओ, देखो तो मुझे क्या करना है, इसमें दाब निकालना है यार। देखो भाई इसमें ना आप लोग आर पे मत, ठीक है, देखो अगर गैसीय अवस्था में कोई रिएक्शन है तो मान लो ए है, क्या है बताओ, ए है, और ए मिलकर क्या कर रहा है, बी प्लस सी बना रहा है ना। अब मान लो टी बराबर 0 टाइम पर, है ना, 0 सेकेंड पर, टी बराबर 0 सेकेंड पर, मान लो इसकी क्या है, इसकी दाब है पी आई, क्या है बताओ, पी आई मतलब आई मतलब प्रारंभिक
और P मतलब दाब हो गया। कैसा? एटीएम में, ठीक है ना। ये मान लो क्या है अभी 0 0, कुछ समय बीता, रिएक्शन हुआ और क्या मिला, इसके एक्स मोल बने। क्या बने इसके? एक्स मतलब दाब बने ना, एक्स एटीएम दाब इसके हो गए, एक्स एटीएम दाब इसके हो गए। अब यहां पर अगर एक्स बने हैं तो जो शुरू में था पी आई उसमें से कम हो जाएंगे, है ना। कितने? एक्स। ये कब बताओ? ये है T1 पर और ये है T2 बराबर, है ना, कुछ सेकंड पर, T सेकंड पर, ठीक है ना। अब क्या होगा बताओ? अब यहां देखो ध्यान से, कुल दाब कितना होगा, है कि नहीं भाई? तो T2 पर कुल दाब कितना होगा देखो, PT बराबर कितना होगा, इसका ये वाला दाब होगा, है ना, PI माइनस एक्स, प्लस इसका ये दाब होगा, प्लस ये दाब होगा। तो x क्या बताओ क्या बना? तो PT इक्वल टू बताओ क्या हुआ, PI प्लस एक्स। नहीं हो गया? हो गया ना। अब देखो तो यहां से बताओ x का मान क्या निकलेगा, PI माइनस PT। नहीं हो जाएगा भाई? x का मान निकल, इसको दिक्कत नहीं इसमें। अब देख ध्यान से इधर, अब इसमें हमको ये देखना है ध्यान से कि जो मेरे पास ये है किसका, PA का दाब, A क्या है, A का टाइम T पर दाब, है ना, ये वाला दाब, ये पूरा दाब कितना होगा, PI माइनस एक्स, I माइनस एक्स। बताओ PI हमारा ये रहा, माइनस एक्स हमारा कितना, देखो PI माइनस कितना है, PI माइनस कितना है भाई, PI माइनस PT। ये तो इसमें x का मान, हाँ भाई नहीं है तो जो हाँ बताओ ऊपर PT प्लस में, अच्छा ये इसमें उल्टा कर दिया अभी फिर से गलती हो जाती, PT प्लस में है P तो P x का जो मान होगा क्या आएगा भाई, x का मान होगा PT माइनस PI, ठीक है। अब यहां इसमें देखो ध्यान से, PI x का मान क्या होगा देखो, PT माइनस PI हो गया। इसको अगर हम हल कर लेंगे, अगर हम इसको हल कर लेंगे तो बताओ PA का दाब कितना हो जाएगा देखो, PI माइनस PT प्लस PT है ना, आई हो जाएगा। ये दो बार नहीं हो गए तो क्या मिला, 2PI माइनस कितना PT, कितना माइनस PT क्या भाई, कुल दाब, ठीक है ना। तो ये क्या आया, PA का आया। अब अगर मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैं अगर मान लो क्या ले लूंगा, मैं अगर ले लूंगा मान लो कितना देखो क्या क्या निकाला भाई, मेरे को निकालना है, मान लो K निकालना है, 2.303 था, है ना, लॉग हो गया, सॉरी यहां पर T हो गया, लॉग हो गया, R नॉट कहां था बताओ, ऊपर, अपर नीचे था कौन बताओ, R, है ना। अब ये जो R है इसके सामने दाब आ जाएगा, क्या आएगा, दाब आ जाएगा, है ना। तो अगर दाब के रूप में है, ये तो हमारा किसके लिए, अगर तुमको सांद्रता दिया हुआ है कि नहीं, अगर तुमको कोई रिएक्शन है वो गैसीय अवस्था में है और तुम्हें दाब दिया हुआ है तो आप लगाओगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना T, और लॉग यहां पर बताओ ऊपर क्या आएगा, PI प्रारंभिक दाब, और नीचे क्या आएगा, अंतिम दाब, और वो कितना देखो PA है ना, A का। तो अब मेरे पास 2PI प्रारंभिक दाब माइनस क्या करना पड़ेगा बताओ, PT है ना, ये बनेगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं ना। अब तुमको T हाफ ज्ञात करना आ गया और ये भी आ गया है ना। अब तुम्हें करना क्या देखो, अब तुम्हें करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो दो बड़े इंपोर्टेंट एग्जांपल। अच्छा एक चीज और, प्रथम कोटि की रिएक्शन का मैंने आपको ना उदाहरण नहीं बताया, सुनो, जितने भी ऐसे रिएक्शन जो रेडियो धार्मिक वाले होंगे वो सब के सब कौन से होंगे, प्रथम कोटि के होंगे, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको ऐसे बोल देगा कि मान लो कोई रेडियो धार्मिक तत्व है, मान लो आपके पास कौन है, यूरेनियम है, कौन है बताओ, आपको ना इसमें एग्जांपल एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ, ठीक है। तो अगर आपको बोला कि आपके पास क्या है, यूरेनियम है, देखो मान लो रेडियम है, यूरेनियम है कि नहीं, तो क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव 6 प्रथम कोटि की बल्कि तरह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास मान लो रेडियम है, रेडियम, ठीक है, ये क्या है, इसको लिख के देगा ना, इसको याद नहीं करना आपको, ये यहाँ पर 226 है ना, 200 कितना है 26 है, और ये टूट करके क्या होता है, हीलियम में बन रहा है, प्लस क्या बन जाता है इसमें आपका रेडॉन बनता है ना। ये कितना हो गया, 2 गया तो कितना आएगा 86 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ आएगा 2 2 2, ठीक है ना। ऐसे ये जो होते हैं रेडियो एक्टिव 6 जितने भी होते हैं नाभिकीय विखंडन, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा ही होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई, है ना। अब क्या आता है बताओ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता है ना, वो अभी बात करेंगे, ठीक है ना। आपको पहले इसमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस और पढ़ने, ठीक है भाई।
तो मैं इसमें अभी कुछ क्वेश्चन अभी और पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसमें हमें करना है न्यूमेरिकल। क्या करना है बताओ, हमें करना है न्यूमेरिकल, ठीक है भाई। देखो इसमें न्यूमेरिकल करते हैं जो, देखो